इस बजट में अगर आपको 1000, 1500, 2000 रुपये महीने का जो भी रिलीफ दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है कि आपकी एक जेब में 1000 रुपये, 1500 रुपये डाला जाएगा हर महीने और दूसरी जेब से 3000, 4000 निकाला जाएगा। बेसिकली यही स्कीम है ये। आपको जो सारी सीटें देगा, जो आपको ज़्यादा सीटें देगा आपको, उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे। और अगर आपके गठबंधन वालों को या क्षेत्रीय दलों को, तेलुगु देशम पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को, ये जो छोटी छोटी पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां हैं, अगर हम इनको वोट देंगे और ये आपको जाके समर्थन देंगी तो जनता का ज़्यादा फायदा होगा, जनता का विकास तब ज़्यादा होगा। एक बार राष्ट्रवाद के नाम पे वोट ले लिया, एक बार बालाकोट के नाम पे वोट ले लिया, इस बार सोचे थे इस बार राम मंदिर पे वोट ले लेंगे, लेकिन जनता के भी सब्र का कोई एक पैमाना होता है। क्योंकि मोदी जी के खिलाफ मोदी जी खुद हो रखे हैं। मोदी जी के खिलाफ ना हमें, ना मोदी जी के खिलाफ कोई है, ना मोदी जी का कोई बड़ी दुनिया की कोई साजिश हो रही है। मोदी जी अपने खिलाफ खुद ही साजिश कर रहे हैं। मोदी जी अगर खुद कोई एयर बलून बना के बैठे हुए अपने चारों तरफ, उस बबल के अंदर अगर वो खुद को महामानव मानते हैं और कहते हैं भाई मैं तो बायोलॉजिकल भी नहीं, तो मैं तो ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ, ठीक है, मैं तो अवतार हूँ, तो अवतार को तो आप कुछ नहीं समझा सकते फिर। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। आपने अगर देखा होगा तो आज बजट आ गया है और आप में से जो हमने जो कल वीडियो किया था जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि देखते हैं इस बजट में मिडिल क्लास के साथ क्या होता है, तो मिडिल क्लास के साथ वही हुआ है जो हमेशा से होता है। मिडिल क्लास के साथ इस देश के हाथ हो गया है और मिडिल फिंगर दिखा दी गई है मिडिल क्लास को कि जो निर्मला सीतारमण पिछले 7 सालों से करती आ रही हैं और उनका उद्देश्य जो है, जिस मिशन पे वो निकली हैं कि भाजपा को इस भारत देश में जो है ज़मीन दोज करके दफन करके जाना है उनको। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार निर्मला सीतारमण को दोष क्यों देते हो, क्या निर्मला सीतारमण खुद बजट बनाती हैं? वो तो आपको भी पता है कि बजट कहाँ से बनता है, PMO में बैठ के बनता है। वो तो सिर्फ साइन करती हैं और सब कुछ डिसीजन जो है PMO में होता है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात है तो निर्मला सीतारमण को रिजाइन कर देना चाहिए। वो जब उनसे कहा जाता है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें और वो ये कहती हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ सकूं, तो उनसे कोई पत्रकार ये नहीं पूछता कि मैडम अगर आप ये कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए और आप वित्त मंत्री होने के बाद भी आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप चुनाव लड़ सकें, तो क्या इसका मतलब ये है कि अमित शाह के पास बहुत पैसा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं? क्या प्रधानमंत्री के पास बहुत पैसा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं? क्या जो भाजपा के जितने भी सांसद चुन के आए हैं वो बहुत पैसे वाले लोग हैं? मतलब एक तरीके से आप ये एक्सेप्ट कर रही है ना कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, आप अकेली गरीब हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकती, आपके पास इतना पैसा नहीं है। बहरहाल मैडम के पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन अगर मिडिल क्लास की जेब में पैसा है तो वो मैडम को बर्दाश्त नहीं है। और उन्होंने आज के बजट में फिर से ये चीज़ दिखा दी है कि भाई मिडिल क्लास को कहीं कोई राहत नहीं है। 19-20 का फर्क डाला गया है। मतलब आप न्यूज़ चैनल्स देख रहे होंगे, बड़े बड़े टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता ये बता करके कि क्या टैक्स स्लैब में कितना, क्या बढ़ोतरी, क्या कमी की गई है, इससे किसको क्या फायदा होगा, नहीं होगा। मैं आपको मोटी मोटी बात समझाऊंगा जो आपके काम की है। बाकी आपको बहुत डिटेल में जा करके बहुत सारा आप समझना हो तो दुनिया भर के टैक्स एक्सपर्ट्स टीवी चैनल्स पे बैठे हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। ये प्रोग्राम हम अपने एक आम दर्शक के लिए समझा रहे हैं, उसकी समझ के लिए, कि वो आम तौर पे ये समझ जाए कि इस बजट में उसके लिए है क्या। मोटा मोटा आपके लिए इस बजट में कुछ नहीं है, समझ लीजिए। आपके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। इस बजट में जो कुछ भी है वो उन लोगों के लिए है जो व्यापारी हैं। वो व्यापारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो व्यापारी जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वो व्यापारी जो कि बड़े स्केल पे काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस बजट में बहुत कुछ है, आपके लिए कुछ नहीं है। मुद्रा योजना में थोड़ा बहुत दिया गया, बट उसका मुद्रा योजना का भी मिडिल क्लास से कोई लेना देना नहीं। उसका भी जो लेना देना है वो या तो अति गरीब लोगों से लेना देना है या तो फिर उन लोगों से लेना देना है जो बैंक में काम करते हैं, जिनको ये मुद्रा योजना का लोन देना होता है और उसके बदले में कमीशन लेनी होती है। इस बजट में अगर आपको 1000, 1500, 2000 रुपये महीने का जो भी रिलीफ दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है कि आपकी एक जेब में 1000 रुपये, 1500 रुपये डाला जाएगा हर महीने और दूसरी जेब से 3000, 4000 निकाला जाएगा। बेसिकली यही स्कीम है ये। अगर आप गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, सिल्वर इंपोर्ट करते हैं, लिथियम, कॉपर और कोबाल्ट, ये सब अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको जो है कस्टम्स में छूट दी जाएगी, जो कि जाहिर सी बात है। अगर आप भोपाल के चूना भट्टी में रहते हैं या हैदराबाद के किसी शहर में रहते हैं या आप छोटे शहर किसी सीकड़ में, चूरू में, या आप मध्य प्रदेश के किसी छोटे से ज़िले में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कॉपर, लिथियम और कोबाल्ट और ये सारी चीज़ें तो आप इंपोर्ट नहीं करते ना, ये तो इंपोर्ट बिजनेसमैन करते हैं, कॉर्पोरेट्स करते हैं, बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो करते हैं।
तो उनके लिए रिलीफ है। और इसमें एक बजट में जो हम, चूंकि हमारा चैनल जो है वो न्यूज़ चैनल है, हम इसमें राजनीति की बात करते हैं कि इसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इसमें राजनीति की कैसे गई है इस बजट में। बेसिकली वो लोग जो हमको ये समझा रहे थे, जब हमने, अगर आपको याद होगा, तो हमने जो पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस किया था, जिसके बाद बड़े लोग हमको समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई मंत्रालय मांगा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि नीतीश कुमार और नायडू जो है वो मोदी को ब्लैकमेल कर लेंगे। मोदी ब्लैकमेल होने वाला नेता नहीं है वैभव जी, आप मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो आज के बजट में दिखाया कि मोदी कितना ब्लैकमेल हो सकते हैं, कितना नहीं हो सकते हैं। 26,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिहार के हाईवेज को बनाने के लिए दिया जा रहा है। मुझे बिहार से या बिहार के रहने वालों से कोई समस्या नहीं है, हम एक राजनीतिक डिस्कशन कर रहे हैं, उस डिस्कशन को समझिएगा कि बीजेपी ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। मैं आपको बताऊंगा और आप ये वीडियो जब आप कंक्लूड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये ब्लंडर, मतलब बीजेपी ने कैसा गड्ढा खोदा है अपने लिए। 26,000 करोड़ रुपए सिर्फ बिहार के हाईवे से कंस्ट्रक्शन के लिए देगी सरकार, केंद्र सरकार। लोन्स अलग अलग बैंकों से बिहार की अलग अलग विकास योजनाओं के लिए अलग से दिए जाएंगे। नए एयरपोर्ट्स बनेंगे। 13 नए एयरपोर्ट्स की मांग थी नीतीश कुमार की कि हम बिहार में 13 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएं। अब उनमें से कितने बनेंगे ये सरकार ने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया, बोला कि हम नए एयरपोर्ट्स बनाएंगे। ठीक है, यानी एक नहीं बनेगा, कई सारे बनेंगे। कितने बनेंगे नहीं मालूम। 13 की डिमांड नीतीश कुमार की थी। स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा अलग से, और उस यानी वहाँ पे स्टेडियम्स बनेंगे बड़े बड़े। और उसके बाद जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ स्टेडियम बना दिए जाएंगे, वहाँ पे फिर स्टाफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए हायरिंग की जाएगी, जो उसमें जाहिर सी बात है कि उसका सारा जो वेतन का और इन बाकी चीज़ों का जो खर्चा होगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी। तो इतना जेडीयू को दिया गया है। जेडीयू की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं बिहार में वो कितनी है? बिहार में जेडीयू कितनी सीट्स हैं? 12 सीट्स। याद रखिएगा, हम इस पे आएंगे। आंध्र प्रदेश को चंद्रबाबू नायडू को, उनसे भी ब्लैकमेल नहीं होने वाले थे, तो उनको अभी फिलहाल में तुरंत 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी उन्होंने, चंद्रबाबू नायडू ने, अपना राजधानी बनाने के लिए, कि हमें अपनी राजधानी बनानी है। हमारा राज्य बने हुए इतना समय हो गया, डिवाइड हुए, हमारी पास राजधानी नहीं है, तो हमें अपना राजधानी विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो उस 1 लाख करोड़ के लिए 15,000 करोड़ रुपए तुरंत इसी बजट में अभी फिलहाल तुरंत निकाला जाएगा, तुरंत दिया जाएगा कि आप 15,000 करोड़ लीजिए, आप इससे काम शुरू कीजिए। जैसे आप बैंक में जाते हैं लोन लेने, होम लोन, तो बैंक क्या कहता है कि ठीक है, आपको अभी आपने 50 लाख का लोन अप्लाई किया, तो अभी आप ये 10 लाख रुपए लीजिए, आप काम शुरू कराइए, फिर आगे का पैसा हम आपको देते रहेंगे। वही चीज़ कि आप 15,000 करोड़ से शुरू कीजिए, फिर अगला 15 भी देंगे, फिर 20 और देंगे, करके हम आपको 1 देंगे। हम आपसे 5 साल पूरा ब्लैकमेल होंगे, टेंशन नहीं लेना एकदम। और ये जो ट्विटर पे बैठ करके, और ये जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि जनता ने वोट क्यों नहीं दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी होती तो नहीं होता ना, जनता ने वोट नहीं, जनता भुगते। ऐसा लग रहा है जैसे जब जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था तब बड़ा रिलीफ दे दिया था मिडिल क्लास को इन्होंने, तब बड़ा मिडिल क्लास का कल्याण का काम कर दिया था। चेंज क्या किया बजट में? कुछ भी नहीं चेंज किया है। जो रियायतें मिली हैं, जो छूट मिली है, वो किनको मिली है? उन कॉर्पोरेट्स को मिली है ना। मिडिल क्लास को पिछले साल भी कुछ नहीं मिला था बजट में, इस साल भी कुछ नहीं मिला है, क्योंकि पिछले साल भी वही घमंड था कि वोट तो मोदी के नाम पे पड़ेगा ना, तो बजट चाहे जो बना दो, वोट तो मोदी के नाम पे पड़ेगा ना, तो जनता को चाहे कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट करना हो कर लो। अब आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि देखिए मध्य प्रदेश ने तो सारी सीटें दी, तो मध्य प्रदेश को भी तो कुछ नहीं दिया ना। भाई साहब, आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, इस देश की जनता के सामने क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं कि आपको, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो लोग भी ये कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश ने जब 72 सीटें दी थी 80 में से 72 सीट्स, तब भी इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया था। जब उत्तर प्रदेश ने 62 सीटें दी, 62 सीट्स, तब भी इन्होंने उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया था। तो अगर मध्य प्रदेश ने 29 सीटें दी और उनको कुछ नहीं मिला, तो ठीक हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। क्या गलत हुआ है? मैं तो आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। आप मुझे काउंटर किस चीज पे कर रहे हैं? रोना तो ये है कि आप जनता के सामने उदाहरण ये रख रहे हैं कि आपको जो पूर्ण बहुमत देगा, आपको जो सारी सीटें देगा, जो आपको ज्यादा सीटें देगा, आपको उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे। और अगर आपके गठबंधन वालों को या क्षेत्रीय दलों को, तेलुगु देशम पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को, ये जो छोटी छोटी पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां हैं, अगर हम इनको वोट देंगे और ये आपको जाके समर्थन देंगी, तो जनता का ज्यादा फायदा होगा, जनता का विकास तब ज्यादा होगा। यही आप संदेश दे रहे हैं ना। अगर उत्तर प्रदेश 72 सीट देगा तो उत्तर प्रदेश का फायदा नहीं होगा। अगर उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी को 50 सीटें दे दे, तो बहुजन समाज पार्टी जाकर के केंद्र में फिर इनके साथ गठबंधन करके इनसे ज्यादा विकास की योजनाएं लेके आ सकती है उत्तर प्रदेश में। यही संदेश है इस बजट का।
इनसे अगर काम कराना है तो इनको ब्लैकमेल करवाओ, इनको समर्थन देके काम नहीं होना, इनको वोट देके हमारा काम नहीं हो पाएगा, इनको ब्लैकमेल करवाओ। और ब्लैकमेल किन से करवाओ? इन क्षेत्रीय दलों से ब्लैकमेल करवाओ, एनसीपी से ब्लैकमेल करवाओ, टीडीपी से ब्लैकमेल करवाओ, जेडीयू से ब्लैकमेल करवाओ। इन क्षेत्रीय दलों को वोट दो, ये जा करके इनसे विकास की योजनाएं भी लेके आएंगे, इनसे बजट भी लेके आएंगे और इनके सीने पे चढ़ के लेके आएंगे और इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। मिडिल क्लास को रिलीफ देने में चीखें निकल जा रही हैं इनकी पिछले 10 साल से। उसको टैक्स में उसको कोई रियायतें नहीं देनी है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए अपनी सरकार बचाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को देने के लिए इनके पास एक झटके में निकलता है। यही संदेश है इस पूरे बजट का, यही पूरे बजट का सार है, यही इस देश की आज की राजनीतिक परिस्थिति है। और ये जो संदेश इन्होंने दिया है, ये आने वाले जो नवंबर में चुनाव हैं, इनमें इसका नतीजा दिख जाएगा। भूल जाइए कि इन तीनों जगह पे आपकी सरकार बनने वाली है। अब इसके बाद वो कहेंगे यार हम भाजपा को क्यों वोट दें, हम इनकी सरकार क्यों बनाएंगे, हम शिवसेना की सरकार बनाएंगे, हम एनसीपी को वोट देंगे, हम क्षेत्रीय दलों को वोट देंगे, विपक्ष को वोट देंगे। कल को अगर उन्होंने इनको जाकर के समर्थन दे दिया तो हो सकता है हमारा विकास हो भी जाए थोड़ा। वो तो इनसे परियोजनाएं खींच लेंगे, वो तो पूरा बजट चूस लेंगे इनसे और ये देंगे, क्योंकि इनको सत्ता प्यारी है। इनका जो सारा, आपका जो सारा वो था ना कि भाई हमें सत्ता से मोह नहीं है, हम तो सेवा के लिए आए हैं। सत्ता से मोह नहीं था तो छोड़ देते कि नहीं हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, देश में दोबारा चुनाव होंगे, हम दोबारा चुनाव कराएंगे, जनता ने हमको बहुमत नहीं दिया और हम ब्लैकमेल होकर के जनता के हित का कार्य नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन नहीं करेंगे ना, क्योंकि पिछले 7 साल में भी निर्मला सीतारमण ने ऐसा कौन सा बजट दिया है जिसमें मिडिल क्लास को जरा रिलीफ दिया हो? वो तो नहीं दिया था। तो इस बार ही कर रहे हैं तो क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं। हम प्रधानमंत्री रहेंगे ना, मोटा भाई जो है वो गृह मंत्री रहेंगे ना, बस यही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है। भाड़ में जाए विचारधारा, भाड़ में जाए दुनियादारी। ये इस बजट का सार है और इस बजट का संदेश है। ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार का, ये मिडिल क्लास भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया है कि तुमको तब तक पीसेंगे जब तक तुम फिचकुर नहीं फेंक दोगे। हमारे यहाँ एक कहावत है जो यूपी बिहार के लोग होंगे समझते होंगे, जब तक मुंह से फिचकुर नहीं फेंक दोगे तब तक तुमको पीसेंगे हम। माउंटेन मैन आई थी ना मूवी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बेसिकली इनका एजेंडा है कि जब तक मिडिल क्लास को तोड़ तोड़ के बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके पीछे पड़े रहेंगे। क्योंकि चंदा ये थोड़ी देते हैं पार्टी को, तो वोट देते हैं ना। वोट तो हम इनको किसी भी नाम पे ले लेंगे इनसे। वोट लेने के लिए हमें 50 चीजें हैं इनको बेवकूफ बनाने के लिए, वो तो हम ले ही लेंगे। चंदा तो ये देते नहीं लड़ने के लिए, चंदा तो 8,000 करोड़ रुपया कोई और देता है, वो और लोग हैं, उनके लिए रियायतें दी गई कि भाई तुमको इंपोर्ट में भी देंगे, तुमको एक्सपोर्ट में भी देंगे, तुमको फलाना में भी छूट है, तुम्हारा एक कस्टम ड्यूटी भी माफ कर देना है, तुम एक्साइज ठीक है मालिक एक्साइज भी मत दो, ठीक है मालिक जीएसटी में कितना छूट चाहिए इतना चाहिए, हमारी ये भी लेके जाओ। तो उनको तो सब कुछ दे ही रहे हैं और जनता बेवकूफ़ है, मिडिल क्लास बेवकूफ़ है। उसको बोल देंगे, उसको 4 गाली दे देंगे, उसको ह्यूमिलिएट कर देंगे हम कि तुम्हारे जैसे गद्दारों की वजह से भारत इस साल गुलाम रहा है, तुम्हारे जैसे गद्दारों की वजह से जो है हिंदू धर्म का ये पतन हो रहा है, तुम्हारे जैसे गद्दारों की वजह। क्योंकि ये जितने बोलने वाले या तो ये पैसा खा के बोलने वाले हैं, या तो ये वो लोग हैं जिनका पेट पहले से भरा हुआ है, ये पहले से ही जो है कि संपन्न परिवारों से आने वाले लोग हैं, इनको समस्या नहीं है। मिडिल क्लास आदमी का एक परिवार चलाने में कितना खर्च होता है, महंगाई देख लीजिए आज की डेट में। आज की डेट में अगर एक मिडिल क्लास आदमी अगर दिल्ली में, नोएडा में, किसी भी शहर में अगर वो रहता हो, मैं कहता हूँ 2 टियर 3 टियर सिटीज में ही अगर रहता हो, उसकी हालत क्या है। 2 बच्चों को शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। सरकारी स्कूलों के, मैंने इसके ऊपर वीडियो किया हुआ है, सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा का स्तर है इस देश में वो सबको पता है। सरकारी स्कूलों में आप अपने बच्चों को अब पढ़ा नहीं सकते। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हुआ करते थे क्योंकि प्राइवेट स्कूल नहीं थे। वहाँ शिक्षक अच्छे थे, वहाँ पढ़ाई का माहौल अच्छा था। मैं बनारस से आता हूँ, बनारस में एक स्कूल है क्वींस कॉलेज, सरकारी स्कूल है, बनारस का सबसे अच्छा स्कूल था। वहाँ पे आसपास के जिलों से बच्चे आते थे, वहाँ एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन हुआ करता था। आज की डेट में क्वींस कॉलेज में, आज नहीं, आज से करीब 20 साल पहले ही वो क्वींस कॉलेज का जो हाल हो गया था, जैसे ही प्राइवेट स्कूल्स आए उनका जो हाल हुआ वो क्या हो गया उन सरकारी स्कूलों का। ये हाल हुआ कि क्वींस कॉलेज में अब कोई एडमिशन ही नहीं लेता। ऐसे इस देश में सैकड़ों स्कूल हो गए हैं जहाँ पे शिक्षकों की संख्या जो है छात्रों से ज़्यादा है। तो बच्चों को तो आपको पढ़ाना ही प्राइवेट स्कूल में है। खराब से खराब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, महीने का 2,000-3,000 रुपये फीस आपको देनी पड़ती है। खराब से खराब प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा हो रखा है। सब्जी का रेट जाके जरा पता तो करें कि यार सब्जी कितनी महंगी है। टमाटर महंगा हो जाता है, लोगों के किचन से गायब हो जाता है। प्याज महंगी हो जाती है, लोगों के किचन से गायब हो जाती है। लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर ऑफिस से आते हैं, उसके बाद अगर उनको 2-3 किलोमीटर अगर जाना होता है अपने घर, तो वो टैक्सी ऑटो करने के बजाय जो है वो पैदल चल के चले जाते हैं। मिडिल क्लास आदमी उसको स्वास्थ्य का बहाना बताता है कि यार इससे मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं, शाम को थोड़ा चल लेते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है। झूठ बोल रहा है, वो नहीं चलना चाहता वो पैदल। वो 15-15 रुपए करके महीने के जो है 450 रुपए बचा रहा है। उसको पता है कि कल को 450 रुपए कम पड़ गए तो किससे मांगने जाएगा। आप बिल्कुल संवेदनहीन हैं उस व्यक्ति के लिए। उसका अपराध ये है कि न वो किसान है जिसकी बिजली माफ कर दी जाए, जिसका कर्ज माफ कर दिया जाए, जिसको सब्सिडी दे दी जाए, जिसके ऊपर 0 इनकम टैक्स हो। वो किसान भी नहीं है बेचारा, और वो रईस भी नहीं है, वो उद्योगपति भी नहीं है। तो उसको चूस लो, उससे मिडिल क्लास से पैसा लेकर के किसानों को पैसा दो, उनको एमएसपी दो, आढ़तियों को खरीदो, और फिर उसके बदले में वोट लो। और या तो उससे ही पैसा लेकर के बैंकों में पैसा डालो, और जो बैंकों का एनपीए, जो कॉर्पोरेट्स का, बड़े उद्योगपतियों का जो 16 लाख करोड़ रुपए है, उसको राइट ऑफ कर दो। कहेंगे माफ थोड़ी किया है वैभव जी, आप तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। माफ नहीं किया है, क्या किया है बताइए? ठंडे बस्ते में डाल दिया ना आपने, एक टेक्निकल स्पिन दे दिया उसको। इससे बनेगी सरकार? महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। हार जाएंगे तो वहां के हिंदुओं को गाली देंगे, उनको जयचंद बताएंगे, उनको गद्दार बताएंगे कि हिंदू द्रोही है। क्यों हिंदू द्रोही है? कि अमित शाह को वोट नहीं दिया इसलिए हिंदू द्रोही है। क्यों हिंदू द्रोही है? सनातन द्रोही क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया इसलिए सनातन द्रोही है। भाई साहब, आप कभी जाकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी तो समझाइए कि निर्मला सीतारमण के साथ बैठ करके जरा सर जोड़ के बैठे, और जरा ये जो उनका वोटर है, जो इनको वोट नहीं देता, जो इनको वोट नहीं दे रहा है, लोकसभा चुनाव में भी नहीं दिया, वो क्यों नहीं दे रहा है? सत्ता का घमंड, सत्ता के नशे में इतना चूर नहीं होना चाहिए व्यक्ति को कि अपने कोर वोटर को ही भूल जाए। जनता के सब्र की परीक्षा मत लीजिए। जनता बहुत अनफॉरगिविंग होती है। जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनको समस्या नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास की सोचिए। आप या तो एकदम ही किसानों की सोचते हैं, या तो एकदम ही उद्योगपतियों की सोचते हैं। जो मेजॉरिटी है इस देश की, उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे। जो आपका कोर वोटर है उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे। अब ये मैं समझाऊंगा क्या आपको? मानिए ना मानिए, आज कांग्रेस की मुख्यालय में राहुल गांधी और जितने कांग्रेसी आज वो पार्टी करेंगे बैठ कर कि आपने आने वाले 3 राज्यों के चुनाव उनको जिता दिए हैं। पार्टी होगी आज कांग्रेस में। आप लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि विपक्ष की क्षेत्रीय दलों को वोट दो, ये हमसे पैसा निकलवा सकते हैं, हम तो तुमको देंगे नहीं। मत दीजिए, आप जानिए, आपका काम जानेगा। ये आपके पतन की शुरुआत है, ये आपके पतन की शुरुआत है। और आपको ज़रा समय, जिसको बुरा लगता हो लगे, जिन देखने वालों को बुरा लगता है उन देखने वालों को लगे, वो हमको कांग्रेसी एजेंट कहें चाहे जो कहें, ठीक है। अब हमें उस चीज़ों से भी फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है, आपने अपनी कब्र खोदना खुद शुरू किया, उस गड्ढे में आप खुद गिरेंगे, और आपको हमारी सारी शुभकामनाएं हैं। और आपके पतन की जो शुरुआत है, इसका जो पहला एग्जाम्पल होगा वो नवंबर में आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि जनता को जब आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो जब जनता जब पीछे पड़ती है तो जनता क्या हाल करती है। आपने यही सोचा है ना कि यार ये तो हार ही रहे हैं, तो जो है कम से कम उसको ही बचाए। देखिए, कुतर्क करके किसी भी चीज़, गलत चीज़ को सही साबित किया सकता है। बहुत सारे कुतर्की बैठे हुए हैं, कमेंट सेक्शन में भी आते हैं कुतर्क करने के लिए। वो कुतर्क लगा के जाते हैं कि तुमको ये नहीं पता ये किस लिए हो रहा है, इसका ये रीज़न है, इसके पीछे वो कारण है। यही सब कुतर्क सुनते 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 10 साल हो गए हैं। ठीक, 10 साल में ढेले भर का रिलीफ इस देश की मिडिल क्लास को नहीं दिया गया है। एक बार राष्ट्रवाद के नाम पे वोट ले लिया, एक बार बालाकोट के नाम पे वोट ले लिया, इस बार सोचे थे इस बार राम मंदिर पे वोट ले लेंगे। लेकिन जनता के भी सब्र का कोई एक पैमाना होता है। घर उनका आपके कुतर्कों से नहीं चलता, उनका घर पैसे से चलता है। उनका घर आपके कुतर्कों से नहीं चलता। इस देश की मिडिल क्लास का घर जो है वो राशन से चलता है, सब्जी से चलता है, दूध से चलता है, और इन सब चीज़ों के लिए लगता है पैसा। वो पैसा जो कि उसके घर की तिजोरी से खींचने के लिए बेताब हो रखी है सरकार। और पता नहीं कितना पैसा चाहिए, और चाहिए किस लिए, चाहिए भी किस लिए। 16 लाख करोड़ इनका माफ कर दो, बिहार को इतना दे दो, आंध्र प्रदेश को इतना दे दो। क्यों दे दो? अरे सरकार गिरा देंगे, अरे समर्थन ले लेंगे वापस, होइए ब्लैकमेल। तो फिर इतना सीना चौड़ा मत कि 56 इंच का सीना मत दिखाइए कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, और अपने इन ट्रोलों को जो है अपने घर भेजिए थोड़ा।
56 इंच का सीना ना दिखाते घुमा करे पे दुनिया को कि आप ब्लैकमेल नहीं हो सकते और आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता और कोई मंत्रालय, आप सब कुछ तो ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे? जो जो मांगा सब ले रहे हैं। आप अपना फेस सेविंग के लिए आप उनको किश्तों में दे रहे हैं कि यार एक बार में मतलब एकदम ही मत एक्सपोज कर दो हमें कि मतलब हमें तो एकदम ही गिव अप कर दिया। 20-25% अभी ले लो, 20-25 अगले वाले में दे देंगे अगले साल। इसी साल थोड़ी खर्च कर लोगे सारा का सारा, इस साल तो 15-20 खर्च कर पाओगे ना, तो 15-20 ले लो, अगले वाले में फिर 15-20 दे देंगे, उसके अगले वाले में फिर 15-20 दे देंगे। 5 साल में तुमको 1 लाख करोड़ चाहिए ना, 5 साल में 1 लाख करोड़ दे देंगे, टेंशन मत लो। अरे नाकी पकड़नी है ना, घुमा के पकड़ लेंगे, क्या दिक्कत है? हमारे बहुत सारे एनआरआई दोस्त हैं, हमारे वो एनआरआई दोस्त जो ये वीडियोस देखते हैं, उनमें से 1-2 लोगों का मुझे मेल आया था, वो मुझसे ये कह रहे थे कि वैभव जी हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आप जो है मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। मैंने सोचा कि यार अब मैं इन लोगों को, मुझे लगा कि अभी ये बोल रहे हैं तो हो सकता है भविष्य में भी कुछ और लोग भी बोलेंगे, तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूं। देखिए ना, मैं मोदी जी के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन सपोर्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए बात यह है कि मोदी जी के खिलाफ, देखिए मोदी जी के खिलाफ मोदी जी खुद हो रखे हैं। मोदी जी के खिलाफ ना हमें, ना मोदी जी के खिलाफ कोई है, ना मोदी जी का कोई बड़ी दुनिया की कोई साजिश हो रही है। मोदी जी अपने खिलाफ खुद ही साजिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी किसी की कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मोदी जी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के 2-4 चट्टे बट्टे और अपने पीएमओ में पाले हुए जो 2-4 लोग हैं, इनको छोड़कर के ना किसी की सुनते हैं, ना किसी के पास उनकी कोई एक्सेस है। तो जब मोदी जी अगर खुद कोई एयर बलून बना के बैठे हुए अपने चारों तरफ, उस बबल के अंदर अगर वो खुद को महामानव मानते हैं और कहते हैं भाई मैं तो बायोलॉजिकल भी नहीं हूं, तो मैं तो ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूं, ठीक है, मैं तो अवतार हूं, तो अवतार को तो आप कुछ नहीं समझा सकते फिर। और जो जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो क्या मेरे बनाए हुए हैं? क्या मैं ब्लैकमेल हो रहा हूं नीतीश कुमार के हाथों? क्या मैं ब्लैकमेल हो रहा हूं चंद्रबाबू नायडू के हाथों? क्या मैं मिडिल क्लास को इग्नोर कर रहा हूं इस देश के? आप विदेश में रहते हैं, हो सकता है आपके पास धन हो सकता है आप बहुत संपन्न होंगे, आप विदेश में कोई बहुत अच्छा काम करते होंगे, आपको उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा। लेकिन इस देश में एक बहुत बड़ी जनता है जिनको अपनी बच्चों की शिक्षा दीक्षा से लेकर के, बेटी की शादी से लेकर के, दवा इलाज, माँ बाप का देख रेख, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। कभी जरा उसके स्थान पे खुद को रख के देखिए। आप जिस देश में रहते हैं उस देश की पर कैपिटा इनकम क्या है और भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है? आप जिस देश में रहते हैं वहां पे आपकी आमदनी कितनी है और यहाँ पे जो वो व्यक्ति रहता है मिडिल क्लास का, उसकी आमदनी कितनी है? इन बातों को जरा अगर आप रैशनली सोचेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। मोदी जी की शत्रुता किसी को नहीं है। मोदी जी का भला चाहते हैं इसलिए मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको बताते हैं कि आप भटक रहे हैं, आप गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, आप सही रास्ते पे आइए। भटकाव किसी के भी जीवन में हो सकता है और राजनीतिक जीवन में तो 100% होता ही होता है। जब सत्ता बहुत ज़्यादा मिल जाती है, कहते हैं ना अंग्रेजी में ही कहावत, आप लोग विदेश में रहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो आप, और करप्शन सिर्फ पैसे का नहीं होता है, करप्शन कई टाइप का होता है, मौलिक भी होता है, आर्थिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, चारित्रिक भी होता है, बहुत सारी तरह का करप्शन होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका वैचारिक करप्शन हो जाए, जब आप किसी की बात सुनने को तैयार ना हो, आप किसी समस्या को समस्या मानने को तैयार ना हो, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने को तैयार ना हो, आपको जो चीज़ें बताई जा रही हो आप सिर्फ एक कोटरी बना के बैठ जाइए और उस कोटरी के बाहर जो है ना किसी की आवाज़ अंदर आए ना अंदर की आवाज़ बाहर जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप सहयोग देते हैं, आपका धन्यवाद है, आप नहीं सहयोग देंगे तो भी आपका धन्यवाद है, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत की जो समस्याएं हैं इनका समाधान हमको ही निकालना है, जो यहाँ रह रहे हैं, हमको ही उन चीज़ों के खिलाफ लड़ना है, हमको ही आवाज़ उठानी है। मैं खुद मिडिल क्लास का आदमी हूँ। ऐसा नहीं कि वो समस्याएं सिर्फ हमारे दर्शकों को हो रही हैं, हमें नहीं हो रही हैं, हमें भी हो रही हैं वो समस्याएं। तो आखिर हम अपनी आवाज़ किसके पास उठाने जाएं? ये जो हमारे दर्शक हैं देखने वाले, हमारा दर्शक मुकेश अंबानी, अडानी और कुमार मंगलम बिरला और सुनील मित्तल और फलाना ठिकाना तो नहीं है। हमारे देखने वाले इस देश के आम जनता है, आम लोग हैं, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है। अभी एक हमारे IIT BHU के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो ये सारे के सारे मिडिल क्लास लोग हैं, इनकी लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। नीट के एग्जाम्स के ऊपर इतना बड़ा संदेह उठ जाता है, बच्चों का भविष्य, 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है इस देश के बच्चों को न्याय लेने के लिए, और ये सरकार उस इशू को इशू मानने को तैयार नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट जाकर के बच्चों को न्याय मिलता है। इस देश में कितने सारे पेपर लीक्स हुए हैं, कितने सारे बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में गया है। बहुत सारी सरकारें, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी की सरकार में, लोकल राज्य सरकारों में भी हुए हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार में पेपर लीक हुआ था, वहां पे एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को भरा गया था PCS एग्जाम में,
वो भी हाई कोर्ट गया मामला। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पूर्व की सरकारों में भी वैसा ही होता था और इस सरकार में भी वैसा ही होता है, अगर पूर्व की सरकार में भी अगर बजट कम किया गया था और इस सरकार में भी किया जा रहा है, तो ये जो उदाहरण दिए जाते हैं बार बार कि ये कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ था। अगर कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था और आपको भी वही करना था, तो आपको क्यों लाया गया था? फिर तो कांग्रेस चलती रहती, क्या दिक्कत थी? क्यों लाए हैं आपको? अगर आपको कांग्रेस का ही उदाहरण देना है तो बहुत बहुत धन्यवाद।